आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आतंकियों को फंडिंग करने वाला यह दुष्ट देश, भारत ने यूएन में खोली पाकिस्तान की पोल। शुरुआती रुझानों में मार्क करनी की लिबरल पार्टी को बढ़त, कंजर्वेटिव को झटका। सिंधु का पानी रोकने की असली कहानी जिसे पाकिस्तान समझ ही नहीं पाया। कश्मीर में जो हुआ वो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा, पड़ोसियों के 70 साल पुराने सपने की हुई मिट्टी पलीत। भारत के एक्शन से बौखलाई पाकिस्तानी सेना, लगातार 5वें दिन एलओसी पर बरसाई गोलियां। आतंकियों को सेना के बंकरों में छुपा रहा पाकिस्तान, जाने क्या है खतरनाक प्लान। रूस यूक्रेन जंग पर ब्रेक, पुतिन ने किया 8 से 10 मई तक सीज फायर का ऐलान। रेड 2 पर चली सेंसर की कैची, अजय देवगन का 8 सेकंड लंबा डायलॉग हटाया। कितनी फर्क की बात है, पहलगाम आतंकी हमले पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और वैभव सूर्यवंशी को रोहित शर्मा का सलाम, तूफानी बैटिंग देख खुद को रोक नहीं पाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और उसकी आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीतियां फिर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की कलई खोल दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप अस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू के दौरान आतंकवाद का समर्थन करने और उसकी फंडिंग करने की बात स्वीकार की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह आसिफ ने आतंकवाद संगठनों पर समर्थन जताया है और उन्हें प्रशिक्षण देने और फंडिंग देने की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे पर किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला और क्षेत्र को अस्थिर करने वाला एक दुष्ट राष्ट्र है। दुनिया अब इस खतरे से है और आंख नहीं मूंद सकती। पटेल ने कहा है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले में सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। दशकों से सीमा पार आतंकवाद का पीड़ित होने की वजह से भारत पीड़ितों पर इस तरह के हमले असर को अच्छी तरह से समझता है। मार्क कार्नी, जिनकी लिबरल पार्टी ने सोमवार को कनाडा का संघीय चुनाव जीता, अशांत समय में नेतृत्व करने के लिए कोई नए नहीं है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं संकट में सबसे ज्यादा उपयोगी हूं। भले ही उन्होंने कभी संसद में सेवा नहीं दी, जो कनाडाई राजनीतिक इतिहास में पहली बार है। कार्नी ने मतदाताओं को यह समझाकर प्रधानमंत्री पद हासिल किया कि वैश्विक वित्तीय संगठनों को संभालने के उनके अनुभव ने उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध का सामना करने के लिए सही व्यक्ति बना दिया। पोर्ट स्मिथ नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जन्मे और एडमंड पले बर्ने करनी 60 वर्ष के हैं। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ वैश्विक वित्त में अपनी पहचान बनाने से पहले हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड में अध्ययन किया। बाद में उन्होंने 2008 में वित्तीय संकटन के दौरान बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में कार्य किया और 2013 में वह बैंक ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक बने, जहां उन्होंने ब्रेक्सिट के बाद बाजारों को स्थिर करने में मदद की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगहों की प्रतिक्रिया तल्ख है। पाकिस्तान को डर है कि पानी रुकने की वजह से उसके देश के लोग प्यासे मर जाएंगे, तो भारत में भी कुछ जानकारी ऐसी है जो कह रहे हैं कि भारत भले ही समझौता रद्द कर दे, लेकिन अभी वो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं पाएगा। भारत के पास पानी रोकने की क्षमता नहीं है। क्या सिंधु जल समझौते को रोकने की असल कहानी सिर्फ इतनी ही है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, या फिर इस समझौते को रोककर भारत ने वो हासिल कर लिया जिसे पाने में ये समझौता बड़ी बाधा बन रहा था? ये सच्चाई है कि भारत के पास ऐसे जलाशय नहीं है कि वो पाकिस्तान जाने वाली पानी रोक दे और उसे अपने पास स्टोर कर ले। ऐसे में अभी इस फैसले का पाकिस्तान पर कोई त्वरित असर नहीं होने वाला है, लेकिन इस समझौते के रुकने की वजह से भारत के कई रुके हुए प्रोजेक्ट अब जल्द ही पूरे हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर, जहां 5 प्रोजेक्ट के जरिए भारत सरकार 4000 मेगावाट की बिजली बनाने की तैयारी कर रही है।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहलगाम नरसंहार के बाद कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के पीएम के चेहरे पर ऐसा तमाचा मारा है जिसने पड़ोसी देश की कश्मीर नीति पर ही पलीता लगा दिया है। पाकिस्तान को लगता था कि कश्मीर के लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा में हर किसी ने एक स्वर में पाकिस्तान की टेरर वाली सोच के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। ऐसा आज से पहले कश्मीर में कभी नहीं हुआ था। कश्मीर के हर कोने से स्थानीय लोग आतंकवाद के माकूल नाश के लिए उठ खड़े हुए हैं। इससे 70 साल पुराने पाकिस्तान के सपने की मिट्टी पलीत हो गई है। पहलगाम में 26 पर्यटकों को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोग घर से बाहर निकले और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ मोमबत्तियां लेकर आवाज उठाई। सीएम उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। जन आक्रोश को आतंकवाद के अंत की शुरुआत करार देते हुए विशेष सत्र में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी द्वारा पेश 3 पन्नों के प्रस्ताव में कहा गया है कि यह हमला कश्मीरियत के मूल्यों, संविधान और जम्मू कश्मीर व राष्ट्र की एकता, शांति व सौहार्द पर सीधा हमला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान सरकार डरी हुई है। इसकी बौखलाहट पाकिस्तानी सेना पर भी साफ नजर आ रही है। पाक आर्मी ने लगातार 5वीं बार एलओसी पर गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने भी माकूब जवाब दिया। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि 26-29 अप्रैल 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के नियंत्रण रेखा पर कुपवाड़ा और बारामूला जिले के सामने वाले इलाके के साथ साथ अखनूर सेक्टर में भी छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने इस उकसावे का संयमित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बताया है कि भारत कभी हमला कर सकता है, ऐसे में सेना को पूरी तरीके से तैयार रहना है। खबरों के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सेना ने सरकार को भारतीय हमले की संभावना के बारे में जानकारी दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान सतर्क हो गया है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। ये हाल के सालों में सबसे भयावह हमलों में से एक था। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिडेंट्स फ्रंट के आतंकियों ने धार्मिक आधार पर लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। इस बर्बरता ने देश भर में आक्रोश और दुख की लहर दौड़ा दी। यह हमला न केवल पीड़ित परिवारों पर भारी पड़ा, बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को भी इसने बढ़ा दिया। हमले के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा के पास पीओके में स्थित 42 आतंकी लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग सेंटरों की पहचान की है। खुफिया इनपुट के आधार पर यह पता चला है कि लगभग 150 से 200 ट्रेंड आतंकी अलग अलग शिविरों में घुसपैठ करने के लिए तैयार है। इन लॉन्च पैड में केल, सर्दी, धुलियाल, अथम मुकाम, जूरा, लीपा, कोटली और खुईटा जैसे स्थान शामिल है। भारत की तेज प्रतिक्रिया की आशंका के कारण आतंकवादियों के ठिकानों में भारी फेरबदल किया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्री डे के मौके पर 8 से 10 मई तक यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया। क्रेमलिन ने इसे मानवता के आधार पर लिया गया फैसला बताते हुए इसकी जानकारी दी। यह सीज फायर 8 मई को स्थानीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा और 10 मई को समाप्त होगा। इस ऐलान से पहले रूस और यूक्रेन के बीच भारी बमबारी हुई है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने 119 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, जिनमें से ज्यादातर रूस के ब्रायंस्क सीमा क्षेत्र में थे। वहीं यूक्रेन में हमले की चेतावनी दी गई थी। हालांकि इन हमलों में फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रेड 2 रिलीज को तैयार है। 1 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म में अब सिर्फ 2 दिनों का ही समय बाकी रह गया है। फिल्म की कास्ट इसके प्रमोशन में जुटी हुई है। इस बीच फिल्म पर सेंसर की कैंची चली है, जिसके बाद अब फिल्म सेंसर बोर्ड से भी पास हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिल्म में अधिक कट तो नहीं लगे हैं। हालांकि फिल्म से अजय देवगन का एक डायलॉग जरूर हटाने जाने की जानकारी सामने आई है। बॉलीवुड से आ रही खबर के मुताबिक अजय देवगन की रेड 2 में CBS
CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कोई विजुअल कट नहीं लगाया है। हालांकि फिल्म से अभिनेता अजय देवगन का एक 8 सेकंड लंबा डायलॉग CBFC ने कट कर दिया है। फिल्म की शुरुआत में आने वाले अजय देवगन का पैसा, ताकत और हथियार वाला डायलॉग CBFC ने फिल्म से हटाने को कहा है। इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने फिल्म से रेलवे मंत्री शब्द भी हटाने को कहा है। उसकी जगह बड़ा मंत्री शब्द इस्तेमाल करने को बोला है। हालांकि इसके अलावा सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कोई विजुअल कट नहीं लगाया है, यानी कि एक्शन सीन भरपूर देखने को मिलेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले कई मुस्लिम अभिनेता जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, फरदीन जैसे एक्टर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और अब गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम अभिनेता ने हिंदू नरसंहार पर अपना रिएक्शन दिया है। पहलगाम में हुए हमले पर नवाजुद्दीन ने अपनी गहरी पीड़ा और गुस्से का इजहार किया। हाल ही में एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए नवाजुद्दीन ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। बेशक बहुत गुस्सा और दुख है। हमारी सरकार काम कर रही है और वे निश्चित रूप से जिम्मेदार लोगों को सजा देगी। अभिनेता ने कहा है कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, वास्तव में शर्मिंदगी है। क्षेत्र में पर्यटन पर हमले के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर नवाजुद्दीन ने बताया है कि वित्तीय नुकसान से परे उन्होंने देश के स्थानीय लोग को इस बात से नाराज थे कि उनकी जमीन पर ऐसी घटना हुई। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे कश्मीर के लोगों की दयालुता के कारण पर्यटक हमेशा अच्छी यादें लेकर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सनसनी मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी के हिटमैन रोहित शर्मा भी दीवाने हो गए हैं। 14 साल के वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में 38 गेंदों में 101 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 11 छक्के और 7 चौके भी लगाए। वैभव ने इस दौरान सिर्फ 17 गेंद में 50 और 35 गेंद में अपना अर्धशतक जड़ दिया। इस तरह वैभव IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए। वैभव जिस बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देख रोहित शर्मा भी खुद को नहीं रोक पाए। रोहित खुद दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है, लेकिन वह वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को देखकर गदगद हो गए। रोहित ने वैभव के लिए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी शेयर की। इस स्टोरी में उन्होंने लिखा, क्लास वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के लिए भारतीय टीम के कप्तान की तरफ से यह प्रशंसा अपने आप में एक बड़ी बात है। IPL 2025 राजस्थान रॉयल्स के लिए कुछ खास नहीं रहा। टीम लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर है, लेकिन गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली जीत से उसके लिए एक उम्मीदें बढ़ गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने कप्तान शुभमन गिल की दमदार अर्धशतकीय पारी से निर्धारित 20 ओवर के खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 209 रन का स्कोर खड़ा किया था।